हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम आज उत्तरवर्ती मुगल काल के बादशाहों में तीसरे बादशाह फारूक सियर, जिनका शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी के बीच रहा, उनके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान रहे, पिछले चैप्टर में यानी जब हम आपको जहांदार साहब पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया होगा कि फारूक सियर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से, सैयद बंधु अब्दुल्ला खां बराहा, शायद हमने बताया था ये बराहा उनका गांव है, इनको आप लिख सकते हैं अब्दुल्ला खां सैयद बराहा। तो सैयद बंधु से हमने समझ लिया कि आप लोगों ने पूरा जान लिया होगा। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां सैयद और उनके छोटे भाई हुसैन अली खां बराहा या हुसैन अली खां सैयद, इन दोनों हिंदुस्तानी गुट के अमीरों के सहयोग से अंततः उन्होंने सत्ता प्राप्त की। आपको बताया था कि किस तरह से इसने दिल्ली के चारों तरफ घूमते हुए हिंदुस्तानी गुट के अमीरों से संपर्क स्थापित किया, साम्राज्य की अस्त व्यस्त स्थिति का लाभ उठाकर मुगल महल पर हमला कर दिया और इनके पूर्व बादशाह या इनके बड़े पिता जब भागकर धान के खेत में छुप गए, वहां जाकर उनका कत्ल कर दिया। इन सारे कार्यों में मुगल महल पर हमला करने में, साम्राज्य पर विजय हासिल करने में जो सहयोग प्रदान किया था वो सैयद बंधुओं ने किया था। ठीक, इनके सहयोग से आखिरकार इसने सत्ता प्राप्त किया। अतः जब ये राजा बन गया, बादशाह बन गया, तो इसने अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया। वजीर मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, तथा छोटे भाई हुसैन अली खां को मीर बख्शी बनाया। मीर बख्शी आप समझ सकते हैं, सेना मंत्री, रक्षा मंत्री। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ये हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। कौन? सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। इन सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के अमीरों के सहयोग से आखिरकार फारूक सियर ने सत्ता प्राप्त कर लिया। और सत्ता प्राप्त करने के बाद उसने पहले जो तीनों प्रमुख गुट थे, इन तीनों गुटों में एक विशेष सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की। जैसा कि आपको पहले बताया गया, जिन्होंने विशेष मदद की थी उनको वजीर और मीर बख्शी बनाया। इसके बाद हिंदुस्तानी गुट के साथ साथ हमने बताया ईरानी और तुरानी गुट भी होता था। तुरानी गुट के एक अमीर निजामुल मुल्क उर्फ चिनकिलिज खां को इस फारूक सियर ने दक्षिण भारत के 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान की। दक्षिण भारत में 6 सूबे उन्हें प्रदान किए गए। और इस निजामुल मुल्क चिनकिलिज खां, जिन्हें बाद में आसफ जाह भी कहा गया, उसने औरंगाबाद को अपना मुख्यालय बनाया। किसे? औरंगाबाद, इसे अपना मुख्यालय बनाया। साथ ही साथ अब तुरानी गुट को संतुष्ट कर दिया, हिंदुस्तानी गुट को संतुष्ट कर दिया। इस समय इनका विरोधी गुट जुल्फिकार खां, ये ईरानी गुट के अमीर थे। ये जुल्फिकार खां इनके चचा अर्थात जहांदार शाह के सहयोगी हुआ करते थे। इस फारूक सियर ने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी। साथ ही साथ देखिए, सिख नेता बंदा बहादुर, जो गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों के नेता हुए थे, इस बंदा बहादुर की भी 1716 में फारूक सियर के शासनकाल में हत्या कराई गई, ताकि सिखों का बढ़ता हुआ शक्ति एक बार पूरी तरह से दमन किया जा सके। हालांकि वो हो नहीं सकी, लेकिन ऐसा कार्य किया गया। ध्यान रहे, पूर्व में मुगल बादशाहों से सम्मानित हो चुके राजा अजीत सिंह, मारवाड़ नरेश, इनको सैयद बंधुओं ने आखिरकार इनकी महत्वाकांक्षा को दबाने के लिए इन पर विजय अभियान किया, इन पर हमला किया, इन्हें परास्त कर दिया गया। और आखिरकार अजीत सिंह शांति स्थापित करने के लिए फारूक सियर से अपने पुत्री के विवाह करने को मजबूर हुए। ऐसा भी इस फारूक सियर के शासनकाल में ये घटना घटी है। ध्यान रहे, इन घटनाओं के बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी फारूक सियर के समय होती हैं। इसमें से 2 घटना सबसे महत्वपूर्ण है। पहली घटना 1717 में मुगल दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल आया था। इसमें उन लोगों का स्वागत किया गया। तो आप कह सकते हैं कि 1717 की दस्तक, अर्थात इसी प्रतिनिधि मंडल को मुगलों ने दस्तक दिया था। अभी दस्तक क्या है वो हम अभी बताएंगे। और दूसरी घटना जो है वह सैयद बंधुओं का किंग मेकर के रूप में उभरना। 2 घटनाएं, सैयद बंधुओं का किंग मेकर के रूप में उभरना और 1717 की दस्तक की घटना। अब आपने इसे पूरा लिख लिया होगा, जो भी हम इसे मिटा देते हैं। अब इनके शासनकाल की 2 घटनाएं जो प्रमुख रूप से घटती हैं, 1717 की दस्तक
और सैयद बंधुओं का किंग मेकर के रूप में उभरना, ये दोनों घटनाएं हम बारी बारी से आपको समझा देते हैं। जैसे फारूकसियर के शासनकाल की दो घटनाएं प्रमुख हैं, जैसा कि आपके सामने ये है। शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में नंबर 1 है 1717 की दस्तक, नंबर 2 सैयद बंधु का किंग मेकर के रूप में उभरना, उसे हम इसके बाद बताएंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि दस्तक क्या है। इस दस्तक का अर्थ है महाधिकार पत्र। एक महाधिकार पत्र था, इस दस्तक का अर्थ महाधिकार है। ये 1717 की दस्तक है। दस्तक एक फारसी शब्द है जो फारसी मुगलों द्वारा यूज की जाने वाली भाषा थी। हिंदी में इसको महाधिकार पत्र कह सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये 1717 की दस्तक में ये दस्तक है क्या। ध्यान रहे, 1717 में फारूकसियर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल आया था। उस प्रतिनिधिमंडल में 4 सदस्य थे। 4 सदस्य में थे जॉन सोरमन, ये इस टीम के अध्यक्ष थे, मुखिया थे। दूसरे थे स्टीवेंसन, यही पानी की जहाज को चला करके इंग्लैंड से यहाँ तक ले आए थे। हैमिल्टन, ये सर्जन थे, सर्जन मतलब चीड़-फाड़ वाला डॉक्टर। और चौथे सदस्य थे ख्वाजा सेहुर्द, ये बाइलिंगुअल थे, दुभाषिया थे। इन्हें 2 भाषाओं का ज्ञान था, फारसी का, अंग्रेजी का। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा, फारसी मुगलों की भाषा, तब तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ख्वाजा सेहुर्द ने ही अंग्रेजों और मुगलों यानी मुगल बादशाह फारूकसियर के बीच ये वार्ता संपन्न कराई। ध्यान रहे, ऐसे समय जब 1717 में मुगल दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल आया था, उस समय बादशाह फारूकसियर एक असाध्य रोग से ग्रस्त थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इनके हकीमों ने यह भी कह दिया था कि हुजूर अब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इस असाध्य रोग को इस टीम में जो हैमिल्टन थे, जो कि सर्जन कहे जाते हैं, इस सर्जन ने अपनी सफल सर्जरी के द्वारा आखिरकार बादशाह को ठीक कर दिया। तो सफल सर्जरी के द्वारा जब बादशाह को ठीक कर दिया तो इससे प्रसन्न होकर के इस बादशाह ने 1717 में इस दल को या इस दल के मुखिया को दस्तक प्रदान की, जिसका अर्थ हम आपको बता चुके हैं, महाधिकार पत्र। तो ये महाधिकार पत्र में था क्या? प्रसन्न होकर के मुगल बादशाह फारूकसियर ने ये जो दस्तक दिया, उसमें कानून था कि 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले मुगलों कंपनी को केवल 3000 रुपए जमा करना है। 3000 रुपए वार्षिक कर के रूप में दिल्ली में जमा करने के बदले कंपनी को बंगाल में निर्बाध व्यापार का अधिकार दिया गया। कोई बंगाल का अधिकारी रोकेगा टोकेगा नहीं, किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा। चारों तरफ से इनको मुक्ति मिल गई, क्योंकि बादशाह की इन्होंने जान बचाई थी। तो इस तरह से बंगाल में निर्बाध व्यापार का जो अधिकार इन्हें मिला, इसे मुगल भाषा या फारसी भाषा में दस्तक कहा जाता है, जो 1717 में कंपनी को मिली। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपना मैग्ना कार्टा कहा। ध्यान रहे, ये मैग्ना कार्टा एक अंग्रेजी शब्द है जो वहाँ इंग्लैंड में घटित हुआ। 1215 में एक घटना थी। उसी घटना के बाद इंग्लैंड में संसद का विकास होना शुरू हुआ था। वो एक मील का पत्थर है उस देश में, इसलिए कोई बड़ी घटना, कोई बड़ा अधिकार अगर अंग्रेजों को मिलता तो वे इसे अपना मैग्ना कार्टा कह देते हैं। तो एक बड़ा अधिकार मिला। अंग्रेजों का कहना था या कंपनी के लोगों का कहना था कि अगर हम इतना बड़ा अधिकार पा गए कि हमें कोई कर नहीं देना है, कोई मुगल अधिकारी या कोई बंगाल के नवाब का अधिकारी हमें रोक नहीं सकता, तो हम व्यापार में दिन दूना रात चौगुना मुनाफा कमा सकते हैं। और इससे कंपनी के लोगों का कहना था कि इतना अधिक अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ हुआ, जिससे कंपनी धीरे धीरे भारतीय राजाओं, भारतीय बादशाहों या नवाबों के मामले में हस्तक्षेप करने लगी, इसमें सक्षम हो गई और आखिरकार उसने बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसी कारण से, क्योंकि इसी दस्तक ने इसे इस लायक बनाया था कि यह इतनी समर्थ हो सके, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में इस दस्तक को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब तो मैग्ना कार्टा का अर्थ समझ में आ गया होगा, एक बहुत बड़ा अधिकार पत्र, जिसे फारसी में दस्तक, इंग्लिश में मैग्ना कार्टा, हिंदी में महाधिकार पत्र। ये एक घटना घटी थी। अब इसके बाद दूसरी घटना आती है। दूसरी घटना ये आती है कि इसके बाद हम देखते हैं कि मुगलों के दरबार में जो अमीरों का एक गुट, जिसे हिंदुस्तानी गुट कहा जाता था, वो काफ़ी वर्चस्व में आ चुका था। उसके इस सैयदों में बड़े भाई अब्दुल्ला खां सैयद वजीर हो चुके थे, छोटे भाई
हुसैन अली खां सैयद सेना मंत्री हो चुके थे। इन लोगों ने बड़े पद पाए तो बड़े बड़े निर्णय भी करने लगे। कहा तो यहाँ तक जा सकता है कि धीरे धीरे फारूक सियर की शासन पर पकड़ कमजोर होने लगी और आखिरकार सैयद बंधुओं के शासन पर पकड़ बहुत मजबूत हो गई। और पकड़ मजबूत होने के नाते इन लोगों को किंग मेकर अर्थात नृप निर्माता कहा जाता है, क्योंकि जिस समय फारूक सियर शासन पर अपनी पकड़ बना रहे थे उन्होंने सैयद बंधुओं को भी अंततः अपने कब्जे में या कहीं अपने अधिकार प्रभाव क्षेत्र में लेना चाहा। लेकिन ऐसे ही समय पेशवाओं का उदय हो चुका था मराठों में, और पेशवा जिसे पहला पेशवा कहा जाता है, प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ, इनके सहयोग से आखिरकार इस प्रकार का षड्यंत्र रचने में वो सैयद बंधु सफल रहे कि उन्होंने अंततः फारूक सियर की हत्या करवा दी। मुगल इतिहास में यह पहली घटना है जब किसी अमीर गुट ने बादशाह की हत्या करवाई हो। तो इसके बाद की जो घटना घटती है कि मुगल बादशाह की ही हत्या हो गई सैयद बंधुओं के प्रभाव में, सैयद बंधुओं के द्वारा। तो इस घटना के बाद से सैयद बंधु नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में उभरे। किंग मेकर के रूप में कैसे उभरे इसे हम आगे जान लेते हैं। पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, ये किंग मेकर के रूप में सैयद बंधुओं का उभरना। शासनकाल की दूसरी घटना जो बताई जाती है वह है सैयद बंधुओं का नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में उभरना। आपको हम इसके पहले बता चुके हैं कि सैयद बंधुओं के सहयोग से ही इस बादशाह ने अपनी शासन सत्ता प्राप्त की थी, इसीलिए उसने इन्हें बड़े बड़े पद दिए थे। इस बड़े बड़े पद को प्राप्त करने के बाद अर्थात वजीर जैसा पद अब्दुल्ला खां ने वजीर पद पाया था, इसी तरह मीर बख्शी जैसा पद जो कि उसके छोटे भाई हुसैन अली खां सैयद को मिला था। इन बड़े पदों को प्राप्त करके ये लोग साम्राज्य में बड़े बड़े कार्य भी करने लगे। अतः कुछ समय बाद फारूक सियर ने अपने इन वजीरों या ये कहें इन बड़े बड़े अमीरों के महत्वाकांक्षा को समाप्त करने के लिए कुछ प्रयास करना शुरू किया। इसी कारण से धीरे धीरे वजीर मीर बख्शी तथा बादशाह फारूक सियर के बीच मनमुटाव होने लगा और फारूक सियर के अपने ऊपर हावी होने की स्थिति को समाप्त करने के लिए इस प्रकार इन बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ, हम जब आप मराठा सल्तनत आपको पढ़ाएंगे, मराठा सल्तनत के बारे में जब आपको विस्तार से बताएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पेशवाओं का समय एक बार छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य में आता है, जब उनके पुत्र पौत्रों के समय इन लोगों का यानी बालाजी विश्वनाथ जैसे लोगों का उदय होता है। ये लोग ही साम्राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी होते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका खासकर साहू जी के समय में ये अदा करते हैं। ये हम आपको आगे मराठा सल्तनत में बताएंगे। इसी पेशवा बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से सैयद बंधुओं ने फारूक सियर को सत्ता से अलग कर दिया और फारूक सियर को सत्ता से अलग करके कुछ समय बाद उसकी हत्या भी करवा दी। प्रिय छात्रों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मुगल इतिहास की यह पहली घटना थी। मुगल इतिहास की ये पहली घटना थी जब किसी अमीर गुट ने या किसी अमीर ने मुगल बादशाह की ही हत्या कर दी। ये घटना इसी समय घटी, अर्थात सैयद बंधु जैसे मुगल अमीरों ने स्वयं बादशाह फारूक सियर की बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से हत्या करवा दी और इस प्रकार इनके यानी फारूक सियर के मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद सैयद बंधु पूरी तरह से खुलकर सामने आए और नृप निर्माता, राज निर्माता या किंग मेकर के रूप में स्थापित हुए। मुगल इतिहास में ये सैयद बंधु नृप निर्माता इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि फारूक सियर को इन्होंने स्वयं बादशाह बनाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया था। फारूक सियर की मृत्यु के बाद और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच कई लोगों को, कई शाहजादों को इन लोगों ने बादशाह बनाया। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि फारूक सियर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने रफी-उद-दर्जा, एक मुगल शाहजादे थे, उनके सिर पर हाथ रखा और वो बादशाह बन गए। रफी-उद-दर्जा के बाद रफी-उद-दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करके बादशाह बने। कुछ ही समय बाद ये रोगग्रस्त होकर, कुष्ठ रोग होकर के मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद नेक शेर नाम के एक मुगल शाहजादे बादशाह बनाए गए। ये चरित्र भ्रष्ट थे, इनकी भी बाद में मृत्यु हो गई।
इनके बाद मोहम्मद इब्राहिम नाम का एक मुगल शाहजादा सत्ता में आता है। वह भी इन्हीं सैयद बंधुओं के सहयोग से बड़ा अल्पकाल में मोहम्मद इब्राहिम भी समाप्त हो गए। अंततः रोशन अख्तर, ये रोशन अख्तर जो जहान शाह के पुत्र थे, हम आपको याद कीजिए पहले ही बता चुके होंगे कि मुअज्जम, आजम, कामबख्श, इन लोगों के बाद जब इन लोगों के सत्ता का अंत होता है, मुअज्जम शाह बादशाह बन जाते हैं बहादुर शाह के नाम से, तो जो अगली पीढ़ी उनकी आती है, अर्थात उनके पुत्रों में जो 4 पुत्र बनते हैं, जहांदार, अजीमुस्सान, रफीउस्सान और जहान शाह, उसी जहान शाह का पुत्र था रोशन अख्तर। इसी रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने फिर बादशाह बनाया और रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के नाम से मुगल राजवंश का अगला बादशाह बना। मोहम्मद शाह के नाम के आगे ही जुड़ता है रंगीला, अर्थात ये रोशन अख्तर ही मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से अगला मुगल बादशाह हुआ। और इसमें भी आखिरकार सैयद बंधुओं का ही सहयोग था। तो सैयद बंधुओं ने जो फर्रुखसियर को शासक बनाया, रफीउद्दर्जात को शासक बनाया, रफीउद्दौला को शासक बनाया जो शाहजहां हुआ, नेक्सियर को शासक बनाया, मोहम्मद इब्राहिम को शासक बनाया, और अंततः रोशन अख्तर उर्फ मोहम्मद शाह रंगीला को जो बादशाह बनाया। लगातार इतने लोगों को, इतने मुगल शाहजादों को बादशाह बनाने के कारण इस सैयद बंधुओं को मुगल इतिहास में किंग मेकर की उपाधि दी जाती है। इन्हें किंग मेकर या नृत्य निर्माता बताया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इन्हीं के सहयोग से मोहम्मद शाह रंगीला भी शासक हुए। और मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी और कौन कौन सी उनकी प्रमुख उपलब्धियां रही या उनके द्वारा देश को हानि हुई, ये हम आपको अगले चैप्टर में, जब मोहम्मद शाह रंगीला आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आप नेक्स्ट अगले चैप्टर में इसको सविस्तार बताएंगे और आपके परीक्षा के उपयोगी जो भी तथ्य होंगे उनको आपके सामने उद्घाटित करेंगे। धन्यवाद।